नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश काल में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए प्रमुख अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रमुख अधिनियम पारित किए गए थे। इन अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जाता था। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कुछ अधिनियम पारित किए गए थे। उसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या होता है फ्रेंड्स? 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला अधिनियम पारित किया जाता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम कहते हैं। ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया पहला कानून था। इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस तरह से यह पहला संसदीय कानून था। देखिए फ्रेंड्स, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर पहला लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसके लिए पहला ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला लिखित शासन संविधान था। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? भारत में संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया यह पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत भारत में शासन प्रणाली की व्यापक व्यवस्था की गई थी और एक प्रकार से कंपनी का एक संविधान था। इसके द्वारा बंगाल में केंद्रीय शासन और प्रशासनिक शुरुआत थी। जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा सरकार और प्रशासनिक प्रणाली शुरुआत हुई। क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ये अलग अलग कार्य करती थी। अब तीनों को एक दूसरे से को रिलेट कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। इसके तहत तीनों प्रेसिडेंटियों शासन अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी को देखना होता था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इस अधिनियम क्या विशेषता थी? रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियामक अधिनियम कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं थी? तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या किया गया? उन पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी पर का नियंत्रण स्थापित किया गया। इसका अर्थ है उन दोनों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जो पहले से एक दूसरे से स्वतंत्र थी। पहले तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंबई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। क्या होता है फ्रेंड्स? अब वारेन हेस्टिंग्स संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र था, अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी तीनों के लिए गवर्नर जनरल बना दिए गए। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले नाम था गवर्नर, अब नाम क्या दिया गया? गवर्नर जनरल। इस तरह से उसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया। और इसमें क्या होता था? युद्ध का मामला हो, संधि का मामला हो या अन्य कोई गंभीर मामला हो तो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल से परामर्श करना होता था। इस तरह से इनके अधीक्षण के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया। इस तरह से फ्रेंड्स, युद्ध और संधि जैसे मामलों में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीक्षण करना होता था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको इन दोनों प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण करना होता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। अब गवर्नर जनरल था, बंगाल में जिस गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या गवर्नर जनरल अकेला शासन चला सकता था? असंभव था, क्योंकि बंगाल मुंबई का बड़ा क्षेत्र था, कलकत्ता का भी बड़ा क्षेत्र था। इस तरह से इनके सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक प्रकार की मंत्री परिषद थी, एक कार्यपालिका थी।
इस तरह से ये 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई थी। एक गवर्नर जनरल था और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य थे, कह सकते हैं 4 मंत्री थे। इस तरह से एक प्रकार की कार्यपालिका प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। इसमें क्या हुआ, इस सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुरोध पर ही ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था। इसका अर्थ है जो 4 सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल भी नहीं हटा सकता था, केवल ब्रिटिश सम्राट था उसके द्वारा ही हटाया जा सकता था। इस तरह से इन 4 गवर्नर जनरल की सदस्यों को काफी शक्तियां दी गई थी। इस तरह नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी शक्ति दी गई। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, एक कार्यपालिका तो थी, ये विधायिका के कार्य भी करती थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये लेजिस्लेचर का भी कार्य करती थी। इसका अर्थ है इसको कानून बनाने की भी शक्ति दी गई थी। उसे नियम और कानून बनाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इस तरह से गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद को एक प्रकार से कार्यपालिका शक्तियां दी गई, तो दूसरी ओर विधायिका की शक्तियां भी दी गई थी। इस तरह से वह नियम कानून बना सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकती थी। इस तरह से एक प्रकार से भारत में कार्यपालिका और संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा जो विवाद उत्पन्न होंगे तो उनके निपटारे की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें 1776 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इसको सिविल, आपराधिक, नौसेना, धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए थे। ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था, इसको कई मामलों में अधिकार दिए गए थे। इससे दीवानी, फौजदारी, धार्मिक मामले, इन मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था और इसके निर्णय के विरुद्ध केवल लंदन का जो प्रिवी काउंसिल था उसमें अपील की जा सकती थी। इस तरह से इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। फ्रेंड्स, इस न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इस तरह से जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इस तरह से फ्रेंड्स, कलकत्ता में 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम थे फ्रेंड्स चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इस तरह से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं एलिजा इम्पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे और अन्य अधिकारी थे वह निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। फ्रेंड्स, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते थे और रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस तरह से जो भारतीय थे इनको भेंट नहीं दे सकते थे, ये रिश्वत नहीं ले सकते थे, ये निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। व्यापार केवल कंपनी के नाम पर किया जाता था। इस तरह से ये भारतीयों से उपहार भेंट नहीं ले सकते और निजी व्यापार भी नहीं ले सकते। इस तरह से व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। आगे क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया था। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारतीय कंपनी का शासन था, उस पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक संस्था थी। इस संस्था के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया था। उसे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, इस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जाता है। कैसे कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास पर अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस का अधिकार दिया गया था और युद्ध, संधि और सैन्य मामलों पर अधिकार दिया गया था। इसी तरह से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस तरह से फ्रेंड्स भारत में केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया था। इसके बाद विभिन्न अधिनियम आए। इसी अधिनियम में
कुछ प्रावधान थे उनमें संशोधन होता गया। इस तरह से भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली के निर्माण में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।